वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 637 है ये यूपीपीसीएस के लिए, और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 637 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा सभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, धम्म महामात्र अधिकारियों को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार सौंपा गया था, और समाज में धर्म का प्रचार करने के लिए राजुक की नियुक्ति की गई थी। बताइए कौन सा गलत है, ढूंढना है, बताइए। यहाँ देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ तो हाईलाइट कर रखा है, एग्ज़ाम में हाईलाइट नहीं मिलता है हमेशा। ठीक है, तो पलट जाएगा पूरा। ठीक है, 1/3 की माइनस मार्किंग है यूपीएससी वाली, स्टेट पीसीएस में भी। देखिए, धम्म महामात्र जो था वो धर्म प्रचार करने का अधिकारी था। ठीक है, और जो राजुक था ना, राजुक राजुक अधिकारियों को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार सौंपा गया था उसको। तो इन ऊपर नीचे करोगे तब तो करेक्ट है, वरना गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो सी ही होगा इसका आंसर। तो देखिए, अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म का प्रचार करने के लिए की थी। ठीक है, और राजुक अधिकारियों को पुरस्कार देने के लिए और दंड देने का अधिकार दिया गया था। तो दोनों के दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। प्राचीन काल में ऋण पर ब्याज भी जाति के अनुसार लगाया जाता था, वर्ण के अनुसार लगाया जाता था। और पूर्व मध्यकाल में सती प्रथा का प्रचलन बड़े पैमाने पर था क्या, बताइए। प्राचीन काल में ऋण पर ब्याज भी वर्ण के अनुसार लगाया जाता था, बिल्कुल करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो दूसरा वाला भी करेक्ट है, तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ होना चाहिए ना तो एक ना ही दो, या कोई नहीं कर देते हैं। तो देखिए, सामंतवादी ढांचे में जो है भूस्वामियों और योद्धाओं के वर्ग की स्त्रियों की दशा निम्न स्तर पर पहुंची, लेकिन निम्न वर्ण की स्त्रियों को आर्थिक क्रियाकलाप में भाग लेने और पुनर्विवाह करने की छूट थी। बुद्ध के काल में खेती का कार्य जो है दासों और मजदूरों से कराना आम बात हो गई थी। और प्राचीन काल में ऋण पर ब्याज भी वर्ण के अनुसार निर्धारित होता था। ब्राह्मण को ऋण पर ब्याज 2% था, क्षत्रिय को ऋण पर ब्याज 3% था, वैश्य को 4% और शूद्र को 5% ब्याज ऋण पर ब्याज था। ठीक है, 5% ब्याज देना पड़ता था कर्जे पर। तीसरा प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य, बताइए। क्या बंजर भूमि थी, कृषि योग्य भूमि थी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी, या धार्मिक स्थानों से संग्रह दान। कृषि योग्य भूमि थी सीता। तो कृषि योग्य भूमि को सीता कहते थे, और कृषि विभाग के मुखिया प्रमुख अधिकारी को सीताध्यक्ष कहलाता था वो। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। तो अभी ऊपर देखा, सीताध्यक्ष। तो देखिए, मौर्य काल में अधिकारियों का वर्णन जो है चाणक्य ने अर्थशास्त्र में किया है, जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। और मुख्य अध्यक्ष निम्नलिखित हैं, जैसे वाणिज्य अध्यक्ष होता था पर्णाध्यक्ष। ठीक है, राज्य के कृषि विभाग का अध्यक्ष था सीताध्यक्ष, और बूचड़ खाने का अध्यक्ष था सूनाध्यक्ष, और वैश्याओं का अध्यक्ष और निरीक्षक था गणिकाध्यक्ष, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भाग एवं बलि थे, बताइए क्या थे। कर के प्रकार थे, राजस्व के स्रोत थे, भूमि के प्रकार थे, या वित्त अधिकारी थे। भाग और बलि राजस्व के स्रोत थे। तो भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में वर्णन किया है कि राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था, और इस कर को भाग कहते थे। बलि भी राजस्व का मुख्य स्रोत था।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? बड़ा आसान सा प्रश्न है ये, बिल्कुल लॉलीपॉप डाल दिया। तो अंतिम मौर्य सम्राट या शासक बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने की थी शुंग वंश की स्थापना। ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे इसने। तो देखिए, शुंग वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे और उन्होंने अपने पुरोहित पतंजलि की सहायता से 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। देखिए, उन्होंने 36 वर्ष राज किया। ठीक है, जिसके बाद उनके उत्तराधिकारी अग्निमित्र हुए, जिन्होंने यवनों को पराजित किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कूट क्या है? ये हैं। चलिए इतना रखते हैं। तो डिमेट्रियस के सामने पल्लव लिखा, रुद्रदामन के सामने कुषाण, गोर्डोफर्निस के सामने बिम लिखा है, गोर्डोफर्निस के सामने हिंदू यूनानी लिखा और विम के सामने लिखा है शक। बताइए। अब विम तो कई बार बताया होगा, विम विम कटफिशिस की बात हो रही है। ठीक है, तो कुषाण से हो जाएगा। देखिए, हर बार शासक का पूरा नाम नहीं लिखेगा, हर बार गोपाल कृष्ण गोखले नहीं लिखेंगे एग्जामिनर, सीधे गोखले लिखेंगे शॉर्ट में। तो विम मिलेगा यहाँ कुषाण से, डिमेट्रियस मिल जाएगा हिंद यूनानी। ठीक है, और रुद्रदामन मिल जाएगा शक शासक, और गोर्डोफर्निस मिल जाएगा पल्लव से। ठीक है, तो डी के 2 से भी एलिमिनेट होता है क्या? 2 आजकल 1 से नहीं होता है, ये बहुत रेयर केस में जोड़े वाले कम से कम 2 पता होने चाहिए इनके लिए। तो 1 का 3 लो हो गया। चलो, ए से 3 अगर किसी को पता होता कि डिमेट्रियस जो है हिंद यूनानी है, तो उससे भी एलिमिनेट हो जाता। सी हो जाएगा इसका आंसर। तो डिमेट्रियस हो गया हिंद यूनानी, रुद्रदामन हो गया शक, गोर्डोफर्निस हो गया पल्लव और विम हो गया कुषाण। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कनिष्क बौद्ध काल के किस संप्रदाय का अनुयायी था? बताइए। बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? ये था महायान संप्रदाय का। तो कनिष्क, जिन्हें कनिष्क प्रथम भी कहा जाता है, कुषाण वंश के महान शासक थे। देखिए, इन्हें अपने समय के कुषाण शासकों में सैन्य, राजनीतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है, याद रखिएगा, हीन यान मत लगा दीजिएगा। चरक ने किसकी रचना की है? अश्वघोष का संबंध तो बुद्ध चरित से है। ठीक है, चरक ने लिखी है चरक संहिता। तो चरक संहिता आयुर्वेद का एक मूल ग्रंथ है। यह जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में, इसके रचयिता हैं आचार्य चरक। देखिए, यह आयुर्वेद के सिद्धांत का पूर्ण ग्रंथ है। चरक संहिता में व्याधियों के उपचार की तो बात का वर्णन है, इसके साथ साथ जो है शल्य चिकित्सा के बारे में भी बताया गया है चरक संहिता में। 10वां प्रश्न है, बुद्ध चरित किसकी रचना है? बुद्ध चरित अश्वघोष की रचना है। ठीक है, तो बुद्ध चरित या चरितम संस्कृत का महाकाव्य है, इसके रचयिता हैं अश्वघोष और इसका रचना काल है 2री सदी। देखिए, इसमें गौतम बुद्ध का जीवन चरित वर्णन है। ठीक है, और इस महाकाव्य का आरंभ जो है बुद्ध के गर्भाधान से तथा इसकी जो परिणति है वो बुद्धत्व प्राप्ति में होती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। महाविभाष सूत्र की रचना किसने की थी? महाविभाष सूत्र की रचना किसने की है? बताइए। शाकल ने, मनुची ने, वसुमित्र ने या मुहत्तसिव ने? महाविभाष सूत्र वसुमित्र ने। तो महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। देखिए, कनिष्क के राज कवि अश्वघोष ने बौद्धों के रामायण कहे जाने वाले बुद्ध चरित की रचना की, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कुषाणों ने चलाए थे सोने और तांबे के सिक्के, गुप्तों ने चलाए थे सोने और रजत सिक्के, सातवाहनों ने चलाए थे सोने के सिक्के और कलचुरियों ने चलाए थे सोने, तांबे और रजत सिक्के। एक गलत है पक्का इसमें। बताइए बताइए। देखिए, कुषाण शासकों ने सोने और तांबे के सिक्के चलाए थे, बिल्कुल सत्य है। गुप्तों ने चलाए थे सोने और रजत सिक्के, ये भी सही है। कलचुरियों ने सोने के भी चलाए, रजत चलाए, तांबे के चलाए, ये भी सही है। सातवाहनों ने सोने के नहीं चलाए थे, सातवाहनों ने चलाए थे
तांबे के सिक्के, शीशे के सिक्के, ठीक है, सोने के नहीं चलाए थे लेकिन। तो देखिए कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। भारत में सबसे पहले अगर सोने के सिक्कों की बात की जाए तो हिंद यवन शासक लेकर आए थे सोने के सिक्के। देखिए स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों की बात करेंगे हम, तो सोने के अतिरिक्त कुषाणों ने जो है तांबे के सिक्के चलवाए। अगर कलचुरी शासकों की बात करें तो कलचुरियों ने सोने के भी चलवाए, तांबे के भी चलवाए और रजत सिक्के भी चलवाए। सातवाहन शासकों की बात करें तो सातवाहनों ने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे, इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे, तांबे के सिक्के चलाए थे और शीशे के सिक्के चलाए थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। बताइए कौन कौन कनिष्क के समकालीन है। वसुमित्र, अश्वघोष, कालिदास, कंबन। ऊपर से बनाते हुए आए क्वेश्चन, आपको इतना तो पता ही चल गया होगा कि अश्वघोष, ठीक है, कनिष्क के दरबार में रहते थे, वसुमित्र भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो पहला दूसरा तो हो गया। क्या कालिदास भी थे और कंबन भी थे? देखिए सभी भी है एक ऑप्शन इसमें, ठीक है, लेकिन सभी वाला गलत हो जाएगा क्योंकि अश्वघोष और वसुमित्र ही सही होगा यहाँ पर केवल। तो अश्वघोष, ठीक है, कनिष्क के राजकवि थे और वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। देखिए कालिदास की बात करें तो कालिदास जो है गुप्त काल में हुए थे, जबकि कंबन हुए थे 12वीं सदी में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का आपने नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का, ठीक है, उनके दरबार में थे कालिदास। इतना पता होता तब भी एलिमिनेट हो जाता, किया भी होगा बहुतों ने, ठीक है। कालिदास कौन से में था? कालिदास थे तीसरे वाले ऑप्शन में। अब तीसरे में ये चला जाता, ये चला जाता, ठीक है, दो कट जाते। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण और वसुदेव दोनों अंकित थे? कौन था वो? अगाथोक्लीज, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए हिंद यवन शासक मिनांडर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्टेट्रो प्रथम परिपक्व उम्र में नहीं था, जिसके कारण उसकी पत्नी अगाथोक्लीज ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली और अगाथोक्लीज द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों पर, कौन से सिक्के थे? चांदी के सिक्कों पर संकर्षण एवं वसुदेव यानी कृष्ण एवं बलराम के चित्र अंकित हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आज अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? कौन था वो? ये प्रश्न पहले भी आ चुका आपके सामने, स्टेटो द्वितीय है इसका उत्तर। तो मिनांडर की मृत्यु के समय इसका पुत्र स्टेटो प्रथम अल्पवयस्क था, अतः इसकी पत्नी अपने पुत्र की संरक्षिका बनी, ठीक है, कौन? अगाथोक्लीज। इसके बाद शासन सत्ता जो है स्टेटो द्वितीय के हाथों में गई, जिसने शीशे के सिक्के चलाए थे। तो 15 प्रश्न थे एंशिएंट हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।